नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं अंतरकथा विजन न्यूज। ले सबकी खबर, देश सबको खबर। आज हमारे स्टूडियो में आदर्श युवा संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष गौतम कुमार और 85 दिनों से आंदोलन कर रहे आंदोलनकारियों के नवनियुक्त अध्यक्ष जो हैं रंकज कुमार सिंह हमारे साथ में हैं। आज हम बात करेंगे कि 85 दिन बीत जाने के बाद भी आंदोलनकारियों को मिला क्या, और रात दिन लगातार आपको पहले भी कई बार हमने न्यूज़ दिखाया है। भीषण गर्मी, भीषण तबाही जिसको कहते हैं कि आंधी तूफान, बरसात, उस समय भी ये आंदोलनकारी अपने जगह से हिले नहीं। आज आंदोलन का 85वां दिन है। हमारे साथ रंकज कुमार जी हैं जो लगातार वहाँ 85 दिन से बैठे हुए हैं, और उनका नेतृत्व करता केंद्रीय अध्यक्ष आदर्श युवा संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष गौतम कुमार सह समाज सेवी भी हैं। बहुत सारे आंदोलन की शुरुआत की और उनको मुकाम तक लेकर गए। तो हम सबसे पहले गौतम का परिचय करा दें। नमस्कार सर। गौतम, ये जानना चाहेंगे कि ये आंदोलन की शुरुआत कैसे हुआ, क्यों हुआ आंदोलन की शुरुआत, जो आज 85 दिन बीत गया है, अभी भी क्या रिजल्ट है, क्या हुआ वहाँ पे? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि प्रत्येक जिला वार में झारखंड सरकार के द्वारा बहाली निकाली गई थी होमगार्ड का। तो ये 1/1/2019 को ये बहाली निकाला गया था। तो इसमें क्या था कि बहाली में जो चयन के कमेटी के जो मेंबर होते हैं, चयन कमेटी का मेंबर होता है, हाँ मेंबर होते हैं, वो जिला लेवल के ही पदाधिकारी होते हैं। जैसे डीसी साहब हो गए, एसपी साहब हो गए और कमांडेंट हो गए। तो इन लोगों की अध्यक्षता में यहाँ पर सारे प्रक्रियाएं पूरी की गई। तो पूरी होने के बाद उन डीसी साहब की अध्यक्षता में दौड़ धूप लॉन्ग जंप जितना भी फिजिकल जो प्रक्रिया था, मतलब जो नॉर्म्स था, वो पूरा किया गया। हाँ। करने के बाद क्या हुआ कि एक औपबंधिक सूची जारी किया गया। औपबंधिक सूची कहने मतलब कि थोड़ा मोड़ा जो कुछ त्रुटि अगर होगा तो उसको सुधार करके फाइनल करके सबको नियुक्ति देना था, फिर ट्रेनिंग के लिए भेजना था जी। तो जितने भी अभ्यर्थी थे तो लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे थे कि अब औपबंधिक सूची निकल गया है और फाइनल सूची के लिए क्या देरी हो रहा है। तो फाइनल सूची के लिए बार बार इन लोग डीसी के पास जा रहे थे। तो जाने के दौरान क्या होता था कि डीसी साहब बोलते थे कि नहीं, नवंबर में मिलेगा, 30 नवंबर तक मिल जाएगा, 2 दिन में मिलेगा, 4 दिन में मिलेगा, है ना। थोड़ा भी सरकार को कुछ कार्यक्रम चल रहा है उसके बाद मिलेगा। अच्छा, डेट पर डेट मिलते गया। ये कभी नहीं बोले कि ये बहाली जो है किसी प्रकार का कुछ है, बोले कि थोड़ा मोड़ा त्रुटि सुधार के निकाल दिया जाएगा जी। तो जब इन लोगों के बात नहीं सुना जा रहा था तो इन लोगों ने हम लोग को सहयोग मांगा कि थोड़ा आप हम इसमें सहयोग कीजिए। तो हम बोले ठीक है, सहयोग करते हैं। आंदोलन पे बैठने के बाद? नहीं, आंदोलन को बैठने के बाद। आंदोलन अच्छा, जब डीसी साहब का टाल मटोल होने लगा तब हम लोगों ने इनको एक हमारा जो आंदोलन करने का जो सिस्टम है उस सिस्टम के अनुसार से पहले उनको आवेदन दिया और अल्टीमेटम दिया कि अगर वो 30 तारीख तक नहीं करते हैं तो 1 तारीख को हम लोग 1 दिवसीय सांकेतिक भूख हड़ताल करेंगे। अभी 1 मिनट आपको रोकेंगे। रंकज कुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे कि रंकज, ये आंदोलन की रूपरेखा कैसे तैयार हुआ, क्या किया आप लोग, कितने लोग हैं वहाँ पे आप लोग अभी भी डटे हुए? जैसे हम लोग पूरा 1298 कैंडिडेट हैं जी। जब डीसी साहब का टाल मटोल होने लगा तो हम लोग आदर्श युवा संगठन का गौतम जी हैं, उनसे सहयोग लिए और एप्लीकेशन के माध्यम से डीसी साहब को आवेदन दिए सांकेतिक रूप से कि अगर हम लोग का 30 तारीख तक अगर रिजल्ट नहीं आता, 30 नवंबर अल्टीमेटम दिए थे डीसी साहब, 30 नवंबर तक अगर रिजल्ट नहीं आता है आप लोग को, तो हम लोग को नहीं आता है तो 1 दिसंबर को हम लोग भूख हड़ताल पे सांकेतिक रूप में बैठे 1 दिवसीय। हाँ, जिसमें हम लोग एक अल्टीमेटम उसके बाद भी दे दिए थे कि अगर 10 दिन के नहीं आता है तो हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठेंगे। तो हम लोग 10 दिन के मतलब 1 तारीख के बाद फिर हम लोग 11 तारीख से भूख हड़ताल पे बैठ गए। अब भूख हड़ताल बैठने के बाद जस्ट तीसरा दिन मतलब 11 तारीख को बैठे, 11 दिसंबर को, 13 दिसंबर को डीसी साहब अनियमितता का आरोप लगा करके बहाली निरस्त कर देते हैं। अच्छा, बहाली निरस्त कर देते हैं, जिसमें और उसमें एक कंडीशन और भी किए हैं कि उसी दिन रिपोर्ट मांगे, रिपोर्ट में अनियमितता का आरोप लगाएं, उसी दिन केस किए, उसी दिन बहाली निरस्त किए। मतलब एक दिन में 3 काम किए। अच्छा,
डीसी साहब एक दिन में 3 काम कर दिए, तो गौतम जी आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे तो आपने कभी रूबरू होकर डीसी साहब से इस मुद्दे पे बात की कि नहीं कि सर एक ही दिन में आप 3 कार्यक्रम करके इसको निरस्त कर देते हैं, आरोप लगाते हैं, तो ये एक ही दिन कैसे संभव हो सका? का गवर्नमेंट का कोई गाइडलाइन भी था? हाँ, जैसे सबसे पहले बात यह है कि 11 तारीख से हम लोग तो अल्टीमेटम कोई भी काम हम लोग को प्रोसेस से चलते हैं, प्रोसेस उनको टाइम टेकन देने के बाद वो देख रहे किसी प्रकार का जवाब नहीं देते थे, वो सिर्फ माथा हिलाते थे। तो वो अचानक हम लोग तो फाइनल सूची के लिए वहाँ पर अभ्यर्थी लोग ने बैठे हुए थे और उसके लिए हम आंदोलन किए थे। हम लोग सोचे थे कि 2-3 दिन में बैठेंगे तो सर रिजल्ट जारी कर देंगे, सब जगह प्रकाशित हो चुका था, सिर्फ हजारीबाग का मामला पेंडिंग था। अब अचानक वो क्या करते हैं कि वो नियुक्ति को ही रद्द कर देते हैं। अब रद्द कर देने के बाद तो हम जितने भी वहाँ पर अभ्यर्थी थे तो सब डिस्टर्ब हो गए, वो अनियमितता का आरोप लगा दिया। अब सवाल ये है कि वह अनियमितता का आरोप लगा रहे किस पर लगा रहे हैं? अध्यक्ष हुए खुद, जितने भी प्रक्रियाएं हुई चयन का, मतलब जो रिजल्ट निकलना था उसी पे अनियमितता घोषित कर दिए कि ये रिजल्ट ही गलत है। हाँ, पूरा अनियमित रूप से हाँ, अनियमित रूप से भाई। तो आप लोगों ने वो उन्हें दिखाया नहीं कि ये बजाते कि प्रेस में आपके द्वारा जारी किया गया ये सूचना है, इसके आधार पर ये मतलब क्या बोलते हो सूचना है, उसके आधार पर ये वैकेंसी आया, वैकेंसी बोलते उसको, वैकेंसी आया, लोग प्रॉपर वे में वैकेंसी भरे और उसके बाद जो वैकेंसी का नॉर्म्स था, जो लॉ था, उसके हिसाब से सब उसमें भरा। उसके बाद जब अभ्यर्थी लोग जो हैं वे दौड़ गए, हाई जंप, लॉन्ग जंप, शारीरिक जाँच सारा कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद फिर ये अनियमितता कैसे हो गई? ये तो सवाल उनसे ही पूछना चाहिए कि आखिर अनियमितता कैसे हुई। वो इस सवाल के घेरे में वो खुद हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है कि ये जो रद्द का जो मामला है, हम लोग तहकीकात किए तो रद्द का जो मामला है उनको व्यक्तिगत राय था, कोई कमेटी का राय नहीं था। जी जी, ठीक है, वो इसमें उनका निजी क्या स्वार्थ था वो खुद जानते हैं, वो खुद ही जानेंगे, इसमें हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो इसमें क्या है कि कमांडेंट साहब को कोई राय नहीं था, यहाँ पर पुलिस अधीक्षक का कोई। तो आप लोग कमांडेंट साहब से मिले? जी मिले। ठीक है। वो बोले कि उनका वो अपना मर्जी था, वो अपने मर्जी किए का नहीं। पुलिस अधीक्षक से मिले? पुलिस अधीक्षक से भी मिले। पुलिस अधीक्षक बोले कि इस पर हम लोग जांच करेंगे, SIT टीम भी गठन किए। ठीक है, तो एक था कि 7 तारीख में जो है से बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी पहुंच जाने के कारण जो है सो समय नहीं था, जिसके चलते उस दिन ज़्यादा दौड़ हो गया था एक डेट में, वो शाम के समय। रंगज कुमार जी, आपसे रंगज जानना चाहेंगे कि जब आप लोग हजारीबाग मुख्यमंत्री को मिलने के लिए हजारीबाग से जब यहाँ से एक रैली के रूप में सारे लोग को सूचना देने के बाद आप लोग निकले, तो आप लोग की जो ये रैली था वो कहाँ पर रोका गया और क्यों रोका गया? हम लोग को टोल प्लाजा के पास और मांझी टोल प्लाजा के पास रोक दिया गया था कि कोरोना के गाइडलाइन के थ्रू नहीं जा सकते मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, और वहीं पे हम लोग को रोक दिया गया कि वहाँ नहीं मिल सकते हैं, सारे फैमिली उन लोग कोरोना हो गई जिसके कारण। अच्छा, ये कारण से उसको रोका गया था। यहाँ बात छन के कुछ और आ रहा था, इसलिए हम आपसे सवाल कर लिए कि तो आप लोगों को ये पता था ना कि कोरोना काल है, कोरोना काल में धरना देना भी गलत है, और कह चूँकि आप लोग जब धरना दे रहे हैं तो काफ़ी संख्या में हैं आप लोग, कितने संख्या में हैं लोग वहाँ पे? हम लोग 300-200 रहते हैं, लेकिन उसमें एक कंडीशन है, कोरोना का जो गाइडलाइन निकला था उसमें ये भी चीज़ बोला गया था जैसे शादी ब्याह में 50 आदमी रह सकते ग्राउंड में, मतलब हॉल में, और खुले मैदान में 200 रह सकते हैं। तो हम लोग तो टेंट लगाए हैं खुला मैदान में, और रांची जो हम लोग जा रहे हैं वो भी खुला मैदान में है, और वो भी कोरोना का गाइडलाइन के पालन करते हुए हम लोग 40 कैंडिडेट गए थे पैदल। अच्छा, कोरोना का गाइडलाइन के पालन करते करते हम लोग 40 आदमी जा रहे थे, मतलब हम लोग कोई भी नियम को उल्लंघन नहीं किए हैं अभी तक। उसके बावजूद भी वहाँ रोक दिया गया। वहाँ से रोकने के बाद बहुत तरह से हम लोग के साथ में बदसलूकी भी किया गया वहाँ पे। किनके द्वारा किया गया? बस रांची से वहाँ प्रशासन के द्वारा। और मतलब शाम हुआ, उसके बाद वहाँ से बोला गया कि चलिए आप लोग को मुख्यमंत्री से मिलाते हैं, और गाड़ी में लाद के जैसे तैसे और रांची ना ले जा करके यहाँ मुफस्सिल थाना में ले आए। अच्छा, हजारीबाग मुफस्सिल? हाँ, मुफस्सिल थाना में ले आए हैं। उसके बाद फिर हम लोग के अम्मा मैडम के थ्रू फिर इस तरह का कोई आप लोग पर कोई मामला दर्ज किया गया होगा, वहाँ से लाने के बाद मुफस्सिल थाना में पहुँचाने के बाद सुपुर्द कर दिया मुफस्सिल थाना को? हाँ। तो कोई मामला भी दर्ज हुआ क्या? नहीं, मामला दर्ज नहीं। मामला दर्ज नहीं। मतलब आप उस टाइम कहाँ थे, और जब यहाँ से जब रैली जा रही थी उसका कोई रूपरेखा तैयार हुआ होगा, उसके आधार पे सब यहाँ से
प्रस्थान किया और बीच रास्ते से फिर वापस आ जाता है। तो इन सब के पीछे मंशा क्या था? सबसे पहली बात यह है कि जब यहाँ से कोरोना गाइडलाइन को पालन करते हुए 40 से 50 की संख्या में यहाँ से अभ्यर्थी गए थे, तो उसमें से प्रशासन ये चाहते थे कि किसी प्रकार का राज्य में माहौल ख़राब नहीं हो। अच्छा, उनका वो देख चुके थे, जान रहे थे कि हज़ारीबाग में ये माहौल बहुत गरमाया हुआ, अगर हज़ारीबाग में ये टीम पहुंच जाती है तो कहीं ना कहीं पूरा झारखंड के लिए एक सरकार को बहुत बड़ा बदनामी होगा। लेकिन इस कंडीशन में जो है क्या हुआ कि वहाँ के जो डीएसपी साहब हैं वो सभी अभ्यर्थियों को रोक करने के बाद सभी को डिटेन करके मुफस्सिल थाना ले गया गया। लेकिन हम लोग इस मामले में मानवाधिकार आयोग को भी आवेदन दिए हैं और महिला आयोग को भी लिखे हैं, क्योंकि कोई पुलिस का ये तरीका नहीं होता है कि ज़बरदस्ती आप बाल पकड़ के या हाथ को जबरन पकड़ के या गोदी में उठा कर किसी अभ्यर्थी को गाड़ी में आप लोड कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में किए हैं। अब बाद में पता चला कि उन लोग माफ़ी भी मांग रहे थे कि हम लोग से गलती हो गई। आंदोलन के दौरान आप लोग यहाँ 85 दिन से बैठे हैं आंदोलन पे, महिला हैं, पुरुष हैं, लेकिन आप लोग से मिलने या आश्वासन देने के लिए कोई केंद्रीय नेता, स्टेट लेवल के नेता, मतलब राज्य सरकार के द्वारा कोई जनप्रतिनिधि आप लोग से मिलने आए कि नहीं, या कुछ आश्वासन उन्होंने दिया कि नहीं? जैसे सबसे पहली बात यह है कि हम लोगों ने आंदोलन के दौरान में सबसे पहले कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, यहाँ का कैबिनेट मंत्री सत्यानंद भोक्ता, बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मिले। तो जब ये नियुक्ति का मामला जो इस मुख्यमंत्री को बताया कि वो रद्द कर दिए हैं तो भड़के भी, और भड़कने के बाद जैसे वो गृह सचिव जो है राजू अरुणिका को निर्देश किए कि इस पर जांच किया जाए। तो जांच करने के बाद जो है वो सरकारी प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस हो रहा नहीं हो रहा हम लोगों को तो अभी तक मालूम नहीं। तो क्या हुआ कि अंतिम समय में इधर कैबिनेट में बैठक हुआ था, हम लोग आग्रह किए थे कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को कि आप इस पर संज्ञान लीजिए, अगर हमारे अभ्यर्थी अगर कहीं दोषीवार है तो अगर एक अभ्यर्थी अगर सही है तो आप एक आदमी को रिजल्ट जारी कीजिए, लेकिन जो दोषीवार है आप उसको सजा दीजिए। टोटल कितना अभी वैकेंसी में टोटल कितनी बहाली थी? वो 1021 बहाली थी। 221 बहाली थी। तो अब वो 221 में 221 किसी का नहीं हुआ, सारा वैकेंसी कैंसिल हो गया। लेकिन ये वैकेंसी सिर्फ हजारीबाग के लिए था कि पूरे झारखंड में ऐसा वैकेंसी निकला? इस तरह का वैकेंसी जो है जिलावार प्रत्येक झारखंड में निकला है, लेकिन हजारीबाग में 221 या 29 कुछ इस तरह। अच्छा, और वो सभी जिला का वैकेंसी क्लियर हो गया? क्लियर हो, सिर्फ हजारीबाग का वैकेंसी फंस गया। उनके लिए जो पूर्व में जो डीसी थे वे इसको रद्द करने की घोषणा कर दिए। हाँ। तो रद्द करने की घोषणा की तो किस आधार पे की, आधार बताए आप लोगों? वे सिर्फ एक ही चेस्ट हम लोग को, जैसे हम लोग जब आंदोलन कर रहे थे फाइनल नियुक्ति के लिए, वे तो हम लोग से किसी प्रकार का वार्ता भी नहीं किए। आंदोलन का मतलब होता है कि आप अगर कोई स्टेप उठा रहे हैं, अगर आप गलत नहीं हैं या अभ्यर्थी गलत हैं तो आपस में किसी प्रतिनिधि को बुला करके आप उससे वार्ता कीजिए, क्या ये त्रुटि है या स्पष्ट पूर्वक बताइए। वो किसी से वार्ता भी नहीं किए, उनका ये सेल्फ डिसीजन था, उनके मन में क्या प्रॉब्लम था वो खुद ही जानते हैं। अच्छा, तो इस मुद्दे पे ये बड़ा धीरे धीरे बड़ा मुद्दा हो गया। सारे जो लोकल विधायक हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, सबकी सूचना है कि राज्य सरकार तक भी इस सूचना है। तो राज्य सरकार जो जांच कमेटी बनाई, तो जांच कमेटी को लेकर कोई पदाधिकारी आपसे मिलने आए कि नहीं, या यहाँ पे जांच करने आए नहीं, या जो डीसी साहब ने ये प्रक्रिया को रद्द किया तो इसकी सूचना राज्य सरकार को है कि नहीं? हाँ, ये सारे प्रक्रियाएं राज्य सरकार की है। कुछ दिन पहले जो है ये बजट सत्र में इस मामले में बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख इस मामला में संज्ञान उठाए थे कि सवाल उठा था कि 2014 अधिनियम बहाली के तहत जो होमगार्ड का है उसके तहत अगर किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो आप इसके मुख्यालय आप उस पर कंप्लेन जाके कर सकते हैं। इसमें व्यक्तिगत निर्णय या कोई भी जिला के पदाधिकारी इसको रद्द नहीं कर सकते हैं। तो इस मामले को लेकर के विधानसभा में ही जो हजारीबाग के उपायुक्त जो रद्द करने की बात है उसको खारिज कर चुकी है सरकार। अच्छा, विधानसभा में ये बात कौन उठाया था रंकेश? मैडम अंबा प्रसाद, और उनका समर्थन किए थे। ये सत्र में उठाए कि पहले वाले सत्र में? इस सत्र में उठाए, और इस सत्र में ही फाइनल हो गया कि जो निरस्त करने का है वो अकेले डीसी साहब नहीं कर सकते हैं, कमेटी का सदस्य होते हैं, सबका डिसीजन होना चाहिए, अकेले एक आदमी से ये चीज़ नहीं होगा। 2014 के अधिनियम के थ्रू एक रूल बना था। तो मैडम अंबा प्रसाद उठाई ये मैटर को और इनका समर्थन किए सर आलमगीर।
आलमगीर आलम। हाँ, आलमगीर आलम सर। तो वहीं पे क्लियर हो गया कि अब ये बहाली बहुत जल्दी इनका नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। पत्र मिलना है। अच्छा, जो जांच कमेटी था वे सारा विधानसभा को अपना जांच कमेटी जांच करके दे दिया। हाँ, सारा रिपोर्ट। हाँ। अंबा प्रसाद ने विधानसभा में सत्र के दौरान बात भी रख दी। तो अब क्या लग रहा है कि मामला अब बहुत नज़दीक आ गया है, अब लोगों में हर्ष होना चाहिए। जैसे बात पता चलता है तो लोग खुश हो जाते हैं कि चलो अब मेरी नियुक्ति बहुत जल्द हो जाएगा। जो 85 दिन जो आंदोलन चला उसमें जो 20-25 दिन ऐसा था जो कड़क के एकदम ठंडा था और बरसात भी साथ में हो रहा था। उस टाइम लोगों को क्या लग रहा था कि हम लोग बचेंगे कि नहीं बचेंगे, या फिर हम लोग का नौकरी होगा कि नहीं होगा? तो उस टाइम आप गौतम साथ में रहते तो लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो हमें बताएं। जैसे सबसे पहले बात थी कि एक ही जुनून था कि हमको किसी भी हाल में नियुक्ति लेना है। जब जुनून सवार हो जाता तो न गर्मी न ठंडा न बरसात कुछ दिखता नहीं है, और हर परिस्थिति को सामना करने के लिए हम भी वहाँ पर जब मौजूद थे क्योंकि आंदोलन में अगर 85 दिन हुआ तो 85 दिन का एक एक पल वहाँ पर हम बिताएं अभ्यर्थियों के साथ में, उन लोगों को हौसला देने का हमेशा काम करते थे। कितना बार पंडाल भी उड़ गया, पूरा ज़मीन जो है गद्दा वगैरह जितना है सारा जलमग्न हो गया, फिर भी अभ्यर्थी डटे रहे। और ठंड की बात तो थी, प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार का सहायता हम वहाँ पर अभ्यर्थियों को मुहैया नहीं करवाया गया। कुछ सहयोग जो है से सामाजिक लोग वहाँ पर सहयोग किए थे, अलाव की व्यवस्था किए थे, उसी के सहारे जैसे थे। अच्छा, ऐसे आंदोलन में कितने लोग आपके सहयोगी बने वहाँ पे? किन्हीं ने कहा होगा कि मेरी तरफ से लकड़ी, मेरी तरफ से गद्दा या मेरी तरफ से और आश्वासन दिए होंगे। ऐसा कितने लोग, कितने संगठन आए वहाँ पे इस तरह के लोग, या कि जिला प्रशासन के लोग? जिला प्रशासन के लोग कोई नहीं आए हैं, मतलब एक भी पदाधिकारी हम लोग को समर्थन नहीं आए हैं। सामाजिक रूप में हो गया, जैसे भीम आर्मी हो गया, फिर विश्व हिंदू परिषद हो गया, आपका गणेश सिंह सिट्टू भैया हो गए, फिर चितरंजन गुप्ता जी हो गए। अच्छा, इन लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ, इन लोग आपको को सहयोग किए। अब जैसे रंगज अगर नौकरी नियुक्ति पत्र मिलने की जो बारी आ गई, अब सूचना हो गया एक तरह से कि अब नियुक्ति पत्र मिलेगा, तो ये जो आपके और भी साथी हैं वहाँ पे अभी भी डटे हुए हैं, तो उनके मन में कैसा हर्ष था, क्या प्रतिक्रिया था उनका? सर मतलब एक बोलिएगा ना, बहुत बड़ा संघर्ष करके हम लोग सत्य के साथ में खड़े रहे और जीते, तो हम लोग के मन में बहुत ज़्यादा खुशी है। अभी बस इंतज़ार है कि कब हम लोग को लेटर मिले। एक ऐसा आंदोलन की शुरुआत हुआ नौकरी के क्षेत्र में हजारीबाग से। अब लोगों को लगता है अगर कोई भी अधिकारी पदाधिकारी इस तरह का वैकेंसी निकालते हैं और उस पर अपनी मनमानी करते हैं, तो ऐसे युवा आंदोलनकारी यहाँ पे बहुत सजग हैं, वे कभी नहीं इस मंशा को पूरा होने देंगे। ऐसे में आज हमारे साथ अभ्यर्थियों के, होमगार्ड अभ्यर्थियों के जो अध्यक्षता कर रहे हैं रंकज कुमार सिंह, और उनका जो नेतृत्व कर रहे हैं आदर्श युवा संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष गौतम कुमार, इन लोगों का बहुत बहुत हार्दिक दिल से इन्हें बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं कि ऐसे अच्छे काम में लगे रहें। आज इस कार्यक्रम की समाप्ति के साथ हम अगले, जब इनकी नियुक्ति मिलेगी अगले बार फिर हम रंकज कुमार और गौतम कुमार को यहाँ निमंत्रण देंगे। जी नमस्कार।